हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में 23 नवंबर 2022 के करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। पीडीएफ आप लोग आंसर की के साथ डाउनलोड कर सकते हो एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक ये एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, जहां पर मेरी सारी क्लासेस आती हैं पेड, इसके अलावा फ्री और पेड पीडीएफ, ये सारी चीजें आप वहां पे अवेल कर सकते हो। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन पे 15 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी मैं दे रहा हूं आपको, मात्र 300 रुपए में आप उसे भी अवेल कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा था, लेकिन क्वेश्चन भले ही सिंपल हो, मैं उससे रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी आपको यहां पे शेयर करूंगा। क्वेश्चन हमारा यह था कि यूरोप का खेल का मैदान कौन से देश को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है स्विट्जरलैंड को। मुझे पता नहीं आप में से कई सारे लोगों ने बेल्जियम आंसर क्यों किया, बट इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर सही भी है। स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न। अब सवाल ये उठता है कि स्विट्जरलैंड को प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से क्यों जाना जाता है। क्या यहाँ पर खेल की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इतनी की दुनिया में कहीं पर भी नहीं है, ऐसा है क्या? तो आंसर है नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल जो स्विट्जरलैंड की ज्योग्राफिकल कंडीशन है, ये पहली चीज ऐसी है कि यूरोप के बीचों बीच है ये। अब यूरोप में बीचों बीच होने की वजह से ये अपने आप में एक ग्रीन मैदान की तरह दिखाई देता है। अगर नॉर्थ में बात करें तो जर्मनी से इसकी सीमा रेखा लगती है, इसके पश्चिम में फ्रांस है, इसके पूर्व की तरफ ऑस्ट्रिया है, और इसके दक्षिण की ओर जो देश है ये है इटली। तो अल्टीमेटली अब चारों तरफ से अगर देखो ना, तो ये वादियों से घिरा हुआ है। और दक्षिण में जिधर की तरफ से इटली है, तो यहां पर आल्पस पर्वत की श्रृंखलाएं भी हैं। ये ऊंची ऊंची श्रृंखलाएं स्विट्जरलैंड की तरफ एक रोलिंग कर्व बना देती हैं, जैसे कि एक प्लेग्राउंड होता है ना, और वहां पर ऑडियंस के बैठने के लिए इस तरीके से रोलिंग कर्व बने हुए होते हैं। तो अगर आप स्विट्जरलैंड को देखोगे ऊपर सैटेलाइट व्यू से, तो कहीं ना कहीं वो आपको एक पूरे प्लेग्राउंड की ही तरह दिखाई देगा, खेल के मैदान की तरह दिखाई देगा। इसी वजह से इसको प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में सिलचर के अंदर रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? हिंदी में अगर बोले तो यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की स्थापना किसके द्वारा करी गई है? तो ये है सबनंदा सुनवाल। सबनंदा सुनवाल इस टाइम पे आयुष मंत्रालय संभाल रहे हैं। इससे पहले ये आसाम के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी को यहां पर एस्टैब्लिश करने का मेन उद्देश्य यह है कि होम्योपैथी, यूनानी, इन सभी दवाओं के प्रयोग को बढ़ावा देना है। भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय की स्थापना ही इसी वजह से करी हुई है कि भारत सरकार चाहती है लगातार कि भारत के अंदर होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी, इन सभी मेडिसिन का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो, और एलोपैथिक और अमरीकी दवाओं का यूज हम लोग कम से कम करें। इस तरीके का पहला इंस्टीट्यूट यूनानी पूरे उत्तर भारत में, या आप बोल सकते हो उत्तर पूर्वी भारत में पहली बार खोला गया है। इसको 48 करोड़ की लागत से खोला गया है। कितना? 48 करोड़। और इसका जो एरिया है ये 3.5 एकड़ एरिया में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अपने राज्य के अंदर सुशासन को बढ़ावा देने के लिए एक ऐसी योजना शुरू करी है जिसके तहत ऐसे लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं हर तरीके से राज्य के अंदर बेहतर और सुचारू रूप से व्यवस्था चलाने के लिए कहीं ना कहीं योगदान दिया है। उनको एक पुरस्कार योजना से सम्मानित किया जाएगा। तो ध्यान रखना, यह है हरियाणा में खट्टर सरकार। मनोहर लाल खट्टर सरकार ने अभी हाल ही में एक पुरस्कार योजना शुरू करी है। अब देखो इसका मेन उद्देश्य क्या है। पहली चीज तो कि इस योजना का नाम है हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार के अंदर कार्य कर रहे ऐसे अधिकारी या कर्मचारी जिन्हें लगता है कि उन्होंने गवर्नमेंट की स्कीम्स को अप्लाई करने के लिए बहुत बेहतर कार्य किया है, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इस पे दो तरीके से लोगों की छटनी करी जाएगी। एक तो स्टेट लेवल पर ऐसे कर्मचारी और अधिकारी छांटे जाएंगे जिन्होंने बेहतर कार्य किया है। तो उसमें क्या होगा कि जो फर्स्ट प्राइज होगा उसमें 51,000 रुपए की धनराशि मिलेगी स्टेट लेवल पे। सेकंड प्राइज पर मिलेगी 31,000 रुपए की धनराशि, और तीसरे नंबर पे प्राइज पे मिलेगी 21,000 रुपए की धनराशि। अब अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी सरकारी कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। तो उसमें जो फर्स्ट प्राइज होगा वो 31,000 रुपए का दिया जा रहा है,
और जो सेकंड प्राइज मिलेगा इसमें, ये दिया जाएगा 21,000 रुपए का। और जो थर्ड प्राइज दिया जाएगा, ये 11,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी। तो आप समझ गए ना, इसका मेन उद्देश्य ये है कि सरकार के अंदर कार्य कर रहे सरकारी कर्मचारी जो हैं, उनको उनकी सेवाओं में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इस ट्रॉफी और पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें इस तरीके से धनराशियां ये बांटी गई हैं। हरियाणा में इस टाइम पे गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय, गुजरात में भूपेंद्र पटेल की सरकार है, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है, और पंजाब में भगवंत मान है इस टाइम पे मुख्यमंत्री। और हरियाणा में इस टाइम पे नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखना, यहाँ पर एक फेमस नेशनल पार्क है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। क्या बोलते हैं इसको? सुल्तानपुर नेशनल पार्क। इसके अलावा कालेसर नेशनल पार्क भी है यहाँ पर, कालेसर नेशनल पार्क। आपको पता है अभी कुछ महीनों पहले हरियाणा में खट्टर सरकार ने यह भी फैसला लिया था कि हरियाणा के अंदर करनाल में ऑक्सीवन की स्थापना करेंगे। और ऑक्सीवन का मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य यह है कि लोगों को फ्रेश ऑक्सीजन की अहमियत पता लगे। कोविड पैंडेमिक के बाद से सरकार ने फैसला लिया था हरियाणा के अंदर कि काफी एकड़ में फैलाकर एक ऐसे वन की स्थापना करेंगे जहां पर 250 से भी ज्यादा पौधे की प्रजातियां होंगी। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा बैंक है जिसने अभी हाल ही में जेसीबी इंडिया के साथ पैक्ट साइन किया है? और जेसीबी इंडिया के साथ इन्होंने ये पैक्ट इसलिए साइन किया है कि ऐसे लोग जो कि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट खरीदना चाहते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए आप जेसीबी खरीदना चाहते हो और आप चाहते हो कि कल को आप अपना जेसीबी किराए वगैरह पे लगा दो या सरकारी योजनाओं पे आप लगा दो टेंडर भर के, तो ऐसे कस्टमर्स के लिए ये कौन सा बैंक है जिसने जेसीबी इंडिया के साथ पैक्ट साइन किया है? ये है फेडरल बैंक। और फेडरल बैंक का कहना है कि अगर आप इनके थ्रू जेसीबी इंडिया से फाइनेंस कराते हो कोई भी अपना व्हीकल इस तरीके का इक्विपमेंट, तो उसके लिए आपको घटे ब्याज दर पर लोन फैसिलिटी दी जाएगी। फेडरल बैंक की स्थापना 1931 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कोची। फेडरल बैंक में इस टाइम पे सीईओ कौन है? ये हैं श्याम श्रीनिवासन। क्या नाम है? श्याम श्रीनिवासन। आपको पता है अभी कुछ टाइम पहले एक और एमओयू साइन हुआ है, जो मैंने आपको 3 दिन पहले ही करंट अफेयर में बताया है। अभी हाल ही में सिडबी ने एक पैक्ट साइन किया था। और किसके साथ किया था? ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के साथ इन्होंने पैक्ट साइन किया था। इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो एमएसएमईज हैं, ऐसे एमएसएमईज जो कि ग्रीन इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, कहने का मतलब जो रिन्यूएबल एनर्जीज के ऊपर काम कर रहे हैं, उनको सिडबी की तरफ से लोन फैसिलिटी दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अलग क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे बदलाव जल्दी नहीं होते हैं। भारत सरकार ने फैसला लिया है कि जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, जितने भी सरकारी बैंक हैं, उसमें सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर की जो पोस्ट है, इसका कार्यकाल अभी तक 5 साल हुआ करता था। अब इसको भारत सरकार ने बढ़ा दिया है। बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो भारत सरकार ने इसको बढ़ाकर 10 साल अब कर दिया है। मतलब अभी तक मैक्सिमम 5 साल तक कोई व्यक्ति एक बार में इस कार्यकाल को सर्व कर सकता था। अब एक बार में मैक्सिमम 10 साल तक कोई भी व्यक्ति पब्लिक सेक्टर यूनिट बैंक में सर्व कर सकता है। और रिटायरमेंट एज कितनी है? 60 साल रिटायरमेंट एज है। इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, अभी भी 60 साल ही है, लेकिन बस कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है, 5 से 10 कर दिया गया है। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, कुछ टाइम पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों के लिए एक गाइडलाइन पारित करी थी। ये गाइडलाइन ये थी कि किसी भी एमडी या सीईओ का कार्यकाल अगर खत्म होने वाला है, तो अगले सीईओ जो होंगे उनका अपॉइंटमेंट 6 महीने पहले ही हो जाना चाहिए। इस चीज को इसलिए आरबीआई ने सुनिश्चित किया था कि कई बार ऐसा देखा गया था कि जब वो रिटायर हो जाते थे, उसके बाद सर्च आउट शुरू किया जाता था कि इस बैंक में किसको सीईओ बनाया जाएगा, जिसकी वजह से कई महीनों तक सीट वैकेंट रहती थी उस बैंक के अंदर। ये जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं, इनका नाम क्या है? दरअसल इनको अभी हाल ही में सुमित्रा चरत राम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और क्योंकि इन्होंने क्लासिकल म्यूजिक और डांस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है, इस वजह से इनको सुमित्रा चरत राम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं, ये हैं डॉक्टर उमा शर्मा। कौन है? डॉक्टर उमा शर्मा। और आपको पता है ये कौन से क्लासिकल डांस के लिए जानी जाती हैं? कथक के लिए। कथक के लिए, कथक की दिग्गज है ये। और भारत सरकार की तरफ से आज नहीं, आप समझ लीजिए इनको 1973 में 1973 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। उसके बाद 2001 में भारत सरकार की तरफ से पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया गया है। तो एक अच्छा खासा और बड़ा करियर है, एक बड़ा मुकाम और बड़ा नाम है डॉक्टर उमा शर्मा। अब इनको सम्मानित किया गया है
सुमित्रा चरत राम अवार्ड से। और कथक की अगर बात करें तो कथक के बहुत बड़े बड़े दिग्गज हुए हैं भारत में, जिनमें से सबसे बड़े नामों में से एक है पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज, ठीक है। इसके अलावा पंडित जसराज और गिरिजा देवी, ये सारे बहुत बड़े नाम हैं क्लासिकल वोकलिस्ट की कैटेगरी में। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए जेसीबी प्राइज 2022 से किसको सम्मानित किया गया है? सबसे पहले तो ये समझ लो, द पैराडाइज ऑफ फूड है क्या? ये एक किताब है, ठीक है, ये किताब का नाम है। और इस किताब में एक मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिली के बारे में बताया गया है, और उस फैमिली का जो कार्यकाल है, करीब 50 साल का कार्यकाल इसमें जिक्र किया गया है। और जिस व्यक्ति ने इस किताब को लिखा है, मतलब वो अपने आप को एज अ लेखक दर्शा रहा है, और एक किरदार ऐसा इसमें बनाया हुआ है किताब में कि जो कि इस फैमिली के बीच में सेट होने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। तो ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? खालिद जावेद के द्वारा ये किताब लिखी गई है। तो इनको इस किताब के लिए, द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए, जेसीबी प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है। इसके साथ जो कैश प्राइज इनको मिला है, 25 लाख रुपए की धनराशि इनको दी गई है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में धर्मशाला में गांधी मंडेला अवार्ड 2022 से किसको सम्मानित किया गया है? तो इस बार का गांधी मंडेला अवार्ड 2022 दलाई लामा को दिया गया है। दलाई लामा इस टाइम पे कौन से हैं? ये 14वें दलाई लामा है जिनको सम्मानित किया गया है। और दलाई लामा को कौन नहीं जानता है? दुनिया भर में शांति और सिक्योरिटी के लिए लोगों को पाठ पढ़ाते हैं, दुनिया भर में लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। हजारों लाखों नहीं, करोड़ों की फॉर्म में इनके फॉलोवर्स हैं। जहां पर भी जाते हैं अपनी पॉजिटिव एनर्जी से लोगों को मंत्र मुग्ध कर देते हैं। तो इनके इन्हीं प्रयासों के लिए इनको गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जो थॉट्स लोगों से शेयर करते हैं, लोगों को बताने की कोशिश करते हैं, वो कहीं ना कहीं इंस्पिरेशनल हैं महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला से, इसलिए इनको यह अवार्ड दिया गया है। हम सभी को पता है, अभी हाल ही में 15वें एशियन एयर गन चैंपियनशिप को आयोजित किया गया है साउथ कोरिया में। तो सवाल यह है कि भारत ने फाइनली इसके समापन के बाद देखा जाए तो कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो भारत ने 25 गोल्ड मेडल जीते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा रेशियो है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, स्पोर्ट्स का ध्यान रखिएगा, इस बार आपसे पूछा जा सकता है। और मनु भाकर ने भी 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड जीता है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, इस बार जो मिक्स्ड टीम का फाइनल हुआ है, मतलब एयर पिस्टल जो मिक्स्ड का फाइनल हुआ है, इसमें भारत को कौन से दो खिलाड़ियों ने गोल्ड दिलाया है? तो ये हैं, एक तो सिद्धू हैं, सिद्धू, और दूसरे हैं सांगवान। कौन है? सांगवान। सिद्धू और सांगवान, इन्होंने मिक्स्ड के फाइनल में भारत को गोल्ड दिलाया। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में सबसे कम उम्र में दुनिया के नंबर 1 एटीपी प्लेयर कौन बन गए हैं? एटीपी प्लेयर का मतलब यहां पर यह है, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। दुनिया में पर्टिकुलर टाइम पे ऐसा खिलाड़ी जो कि टेनिस रैंकिंग में नंबर 1 पे होता है, उसे नंबर 1 एटीपी प्लेयर बोला जाता है। तो इस टाइम पे ये हैं कार्लोस अल्करास। ये कौन से देश से बिलोंग करते हैं? ये स्पेन से बिलोंग करते हैं, स्पेनिश खिलाड़ी हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊं, 2003 के बाद से 4 बड़े नाम हैं टेनिस प्लेयर में, टेनिस जगत में आप बोल सकते हो। एक तो नोवाक जोकोविक, रोजर फेडरर, राफेल नडाल और एंडी मरे। इन चारों खिलाड़ियों का वर्चस्व 2003 से लेकर 2022 तक रहा है, आप ये समझ लो। मतलब 2003 से 2022 तक इन चारों के अलावा नंबर 1 रैंकिंग में और कोई आ ही नहीं पाया। और अब जाकर ये एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, कार्लोस अल्करास सबसे कम उम्र के एटीपी नंबर 1 प्लेयर बनने का रिकॉर्ड भी इन्होंने बना दिया है। इनकी उम्र कितनी है? 18 वर्ष इनकी उम्र है मात्र। अभी हाल ही में अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2022 फॉर्मूला 1 रेस किसके द्वारा जीती गई है? एक बार फिर से 2022 इनके लिए बहुत अच्छा रहा है। ये है मैक्स वर्स्टन। कौन है? मैक्स वर्स्टन। एक और रेस इन्होंने जीत ली है। इसी के साथ 2022 में जितनी भी ग्रैंड प्रिक्स रेस हैं, इनका समापन हो चुका है। अब कोई भी रेस नहीं होगी, सारी रेस अब 2023 में ही खुलेंगी। अगर बात करी जाए कि 2022 में जितनी भी टोटल रेस हुई हैं, उसमें मैक्स वर्स्टन ने कितनी रेस जीती हैं? तो इन्होंने इस साल 15 रेस जीती हैं और नंबर 1 पे रहे हैं। सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा रेस किसने जीती हैं? तो ध्यान रखिएगा, सेकंड नंबर पे इस बार रहे हैं, फरारी से खेलते हैं ये, और ये हैं चार्ल्स लेरक।
कौन है? चार्ल्स लेरक। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और मैक्स वर्स्टैपेन ने बहुत बड़े बड़े ग्रैंड प्रिक्स इस बार जीते हैं, जैसे कि फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स जीता इन्होंने, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता, डच ग्रैंड प्रिक्स, अजरबैजान, मियामी, जापानीज ग्रैंड प्रिक्स, यूएस ग्रैंड प्रिक्स, टोटल 15 ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं। 2021 में किसने सबसे ज्यादा ग्रैंड प्रिक्स जीते थे? तो आपका आंसर होगा लुइस हैमिल्टन। कौन है? लुइस हैमिल्टन, जिन्होंने सबसे ज्यादा ग्रैंड प्रिक्स जीते थे। अभी हाल ही में अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे कौन से दिन मनाया गया? तो अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन दिवस हर साल 20 नवंबर को मनाया जाता है, और इसको सबसे पहले यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा मनाया गया था 1989 में। अफ्रीका दरअसल किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइज हुआ है, अफ्रीका में किस तरीके से क्षेत्रों का डेवलपमेंट हुआ है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है, उसकी कहानी को बयां करने के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने फैसला लिया था 1989 में कि अब से 20 नवंबर को हर साल अफ्रीका के इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए दिवस मनाया जाएगा। अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, ये पूरे दुनिया का 20% लैंड कवर करता है, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है, इसमें दुनिया में सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन पाई जाती है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है स्टैटिक जीके का कि सबसे ज्यादा जनजातियां कौन से कॉन्टिनेंट में निवास करती हैं? अफ्रीका में। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसको बोलते हैं किली मंजारो। क्या बोलते हैं? किली मंजारो। अफ्रीका के अंदर ही सहारा डेजर्ट है, सहारा रेगिस्तान है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। अभी हाल ही में विश्व टेलीविजन दिवस कौन से दिन मनाया गया? तो टेलीविजन डे मनाया जाता है 21 नवंबर को। यह दिवस इसलिए मनाया जाता है दरअसल कि अपने आप में ये एक तरीके से टेलीविजन के लिए ट्रिब्यूट है कि कई सारे डिकेड्स तक हमें अपडेट करके लाया है ये टेलीविजन। ये टेलीविजन ही है, जब इंटरनेट नहीं हुआ करता था तब लोगों को अपडेटेड रखता था। आप कल्पना भी नहीं कर सकते उस टाइम पे कि जब इंटरनेट नहीं था 1995 से पहले, उससे पहले टेलीविजन ही एकमात्र साधन होता था लोगों के लिए हर चीज से अपडेट होने का। फिर चाहे वो न्यूज हो, चाहे मूवी हो, चाहे थिएटर की अगर हम बात करें, हर जगह पर। और आपको पता है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया है? ये अमेरिकी इन्वेंटर थे, इनका नाम है फिलियो टेलर। क्या नाम है? फिलियो टेलर। और पूरा नाम इनका फिलियो टेलर फ्रांसवर्थ। फ्रांसवर्थ। अच्छा, टेलीविजन का आविष्कार कौन से ईयर में किया गया था? क्या आप बता सकते हो? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेरिटेज डे कौन से दिन मनाया गया? तो वर्ल्ड हेरिटेज डे मैंने बोल दिया, चलिए आपको यही बता देता हूं पहले। वैसे अगर बात करी जाए विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, हेरिटेज डे कभी भी पूछा जाए, तो ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। लेकिन अभी हाल ही में विरासत सप्ताह मनाया गया है, हेरिटेज वीक। ये कब से कब तक मनाया गया है? तो ये 19 से लेकर 25 नवंबर तक मनाया गया है। इसको बनाने के पीछे का मेन उद्देश्य ये है कि दुनिया भर के जो हेरिटेजेस है उनको प्रमोट किया जाए। हर एक देश के अंदर जो सरकारें हैं वो इस बात को समझें कि ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो हेरिटेजेस हैं, इनको प्रोटेक्ट करके ही रखना, हमारे कल्चर को जीवित रखना है। अभी हाल ही में ये कौन सी सोलर कंपनी है जिसने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक पैक्ट साइन किया है? और ये पैक्ट इसलिए साइन किया है कि ये जो कंपनी है एमएसएमई सेक्टर्स को लोन फैसिलिटी देना चाहती है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। तो ध्यान रखिएगा, ये है टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड। अब देखो इसका मेन उद्देश्य क्या है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि पूरे भारत भर के अंदर ऐसे एमएसएमईज जो कि सोलर एनर्जीज के ऊपर कार्य कर रहे हैं, उनको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से घटे दरों पर लोन फैसिलिटी दी जाएगी। मैक्सिमम वो 8 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकते हैं अपने व्यापार को चलाने के लिए। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1919 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है इस टाइम पे मुंबई, और इस टाइम पे इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है मनी मेखलई। क्या नाम है? मनी मेखलई। ये मैंने आपको करंट अफेयर मैराथन में भी ये क्वेश्चन कराया था, ध्यान रखिएगा। लेटेस्ट अपॉइंटमेंट में से इनका नाम है, इसी साल इनको अपॉइंट किया गया है। और अगर टाटा पावर की बात करें, इसकी स्थापना 1989 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नोएडा, और इस टाइम पे इसके सीईओ हैं अजय गोयल। कौन है? अजय गोयल। अब मेरा आज का क्वेश्चन आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हो ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो जो है ये कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था? एग्जाम इंजन बाय वरुण अवस्थी एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो।
इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप लोग रिव्यू देना मत भूलें। अच्छे अच्छे से रिव्यू आप जरूर दीजिए इसमें, क्योंकि जो हम आपके लिए करने की कोशिश कर रहे हैं वो करना आसान नहीं है। एक ऐसी जगह से आना जहां पर सारी चीजें हमारे लिए अच्छी थी, बट आपके ही कहने पर अगर इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है तो इस प्लेटफॉर्म को आपके प्यार की भी बहुत जरूरत है। इसे डाउनलोड करके आप रिव्यू करना ना भूलें। कल से एसएससी जीडी का बैच हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें सीधे पॉइंट टू पॉइंट हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है 2 महीने से भी कम का समय है। कैसे इसको कवर करेंगे वो स्ट्रैटेजी मैंने बता भी दी है कल। इस तरीके से इसका टाइम शेड्यूल है, आप यहाँ पे क्लासेस देख सकते हो। इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ, इन तीनों की क्लासेस मंडे, वेंसडे और फ्राइडे चल रही हैं इन टाइम पे। और जीएस और हिंदी की क्लासेस जो है ये ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को चलेंगी इन टाइम पे। इसमें भी आप देख सकते हो मैंने जीएस का टाइम सबसे ज्यादा रखा है, 2 घंटे की क्लास रखी हुई है, क्योंकि मुझे पता है समय कम है, इसलिए क्लास का ड्यूरेशन बढ़ाना पड़ेगा। तो आप इसे 25 तारीख तक ज्वाइन कर सकते हो। 25 नवंबर के बाद से हम इस बैच में एडमिशन नहीं लेंगे। तो आज की बात यहीं तक रखते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो फाउंडेशन बैच है जिसके लिए आपकी रिक्वेस्ट आ रही है, हम उस पर बात कर रहे हैं, हमारी मीटिंग चल रही है। हम एक बार उसे फिर से रजिस्ट्रेशन विंडो खोलने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत जल्द आपको 1-2 दिन में हम बता देंगे कि कब उसकी रजिस्ट्रेशन विंडो खोल रहे हैं। अभी की बात यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।